हम सरस्वती पांडे एवं गोविंद पांडे का वस्तुनिष्ठ हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमारे 8 पार्ट पहले आ चुके हैं, जिसमें हमने सिद्ध साहित्य तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे का साहित्य पढ़ेंगे। आज हम जैन साहित्य पढ़ेंगे। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हों। चलो हम शुरू करते हैं और चैनल को प्रमोट करें ताकि अच्छे वीडियोस आपके लिए ला सकूं। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं हम जैन साहित्य। जैन साधुओं ने अपने मत का प्रसार हिंदी कविता के माध्यम से पश्चिम क्षेत्र में किया। तो किस क्षेत्र में किया था उन्होंने? अपनी जैन कविता का प्रचार प्रसार किया था पश्चिम क्षेत्र में। किसने किया था? तो जैन साधुओं ने किया था। ठीक है, आगे है राम काव्य परंपरा में प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ कौन सा है? रिपुदारण रास। रिपुदारण रास है जो डॉक्टर दशरथ ओझा ने इसका समय 905 ईस्वी बताया है। तो ये जैन साहित्य का इम्पोर्टेंट ग्रंथ है रिपुदारण रास। ठीक है, रास काव्य का। रिपुदारण रास संस्कृत भाषा में लिखा गया है। याद रखना कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसमें अभिनय, नृत्य, गान इन्हीं तीनों तत्वों का मिश्रण मिलता है। उसके बाद है जिन्न दत्त सूरि द्वारा रचित उपदेश रसायन रास। ये इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। कौन सी भाषा में लिखा गया? अपभ्रंश भाषा का सबसे सर्वप्रथम रास ग्रंथ है। कौन सी भाषा का? तो अपभ्रंश भाषा का जो रास ग्रंथ है सर्वप्रथम वो है जिन्न दत्त सूरि का उपदेश रसायन रास, जो प्राचीनतम है पर वो संस्कृत भाषा में रिपुदारण रास। इसके आगे पढ़ लेते हैं हम। अपभ्रंश भाषा का दूसरा रास या रासक काव्य अब्दुल रहमान कृत जो संदेश रासक है उसे कहा जाता है। अब्दुल रहमान के संदेश रासक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये दूसरा रास ग्रंथ है। उसके बाद है हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ है पंच पांडव चरितरास। तो ऐतिहासिक सब जुड़ा हो जाओ। प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ तब आएगा आपका पंच पांडव चरितरास। इसके आगे देख लेते हैं हम। पंच पांडव चरितरास के लेखक शालिभद्र सूरि द्वितीय को माना जाता है। इसका रचनाकाल 1350 ईस्वी है। तो पंच पांडव रास जो है चरितरास, उसको कौन है उसके रचनाकाल? तो शालिभद्र सूरि द्वितीय को माना जाता है। ये संदेशक रासक जो है ये एक विरह काव्य है और इसको एक मुस्लिम कवि के द्वारा लिखा गया दिखाता है। में जो पहला मुस्लिम या धर्म पर मतलब धर्म से हटकर जो किसी ने लिखा है तो वो कौन है? तो अब्दुल रहमान ने लिखा है इसको। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसे संदेश रासक को धर्मेतर रास साहित्य भी कह सकते हैं आप। आगे पढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक पंच पांडव चरितरास ये आपने देख लिया है और इसके रचयिता कौन है? तो शालिभद्र सूरि द्वितीय हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं मुनि जिन विजय डॉक्टर दशरथ ओझा तथा गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरि द्वारा रचित भारतेश्वरी बाहुबली रास। ये ग्रंथ भी इम्पोर्टेंट है इनका, शालिभद्र सूरि का और पंच पांडव चरितरास ये भी इम्पोर्टेंट है। हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना जाता है और जो पंच पांडव चरितरास है वो ऐतिहासिक रास ग्रंथ है प्रथम। ठीक है, और भारतेश्वरी बाहुबली रास जो है हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना जाता है। आगे देखते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। किसने माना शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि? गणपति चंद्रगुप्त ने माना है शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि, क्योंकि भारतेश्वरी बाहुबली रास की रचना जो है 1184 में हुई और 1184 से ही गणपति चंद्रगुप्त जो हैं वो हिंदी साहित्य का शुरुआत मानते हैं या आदिकाल आप कह सकते हैं वो मानते हैं 1184 ईस्वी से। और भारतेश्वर तथा बाहुबली का चरित्र वर्णित है। इसमें क्या है? जो भारतेश्वरी बाहुबली रास है उसमें भारतेश्वर और बाहुबली का चरित्र का वर्णन किया गया है। यह ग्रंथ 205 छंदों में, कितने छंदों में? भारतेश्वर बाहुबली रास तो 205 छंदों में एक सुंदर खंड काव्य है। कैसा काव्य है? तो खंड काव्य है, आप ये याद रखना। आगे है भारतेश्वर बाहुबली की संपदा मुनि
जिन विजय ने किया। संपादन किसने किया था? मुनि जिन विजय ने इसका संपादन किया था। आगे है प्रसिद्ध जैन आचार्य देवसेन कृत। क्या है? देवसेन कृत है श्राप का 4 933 ईस्वी का ये, ठीक है, को नगेंद्र हिंदी का प्रथम रचना माना है। तो हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? श्राप का 4 है। लेकिन हिंदी का जब प्रथम कवि बोला जाए, प्रथम कवि, तो वो हो जाएंगे सरहप्पा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। देवसेन ने सन 933 में श्रावकाचार्य की रचना की। 933 ईस्वी में, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। देवसेन की प्रथम रचना माने जाता है श्रावकाचार्य को। श्रावकाचार्य में कितने दोहे हैं? तो 250 दोहे हैं, ठीक है। और अभी भारतेश्वरी बाहुबली वराज के बारे में पढ़ा था, उसमें कितने थे? 205 छंद थे और इसमें 250 दोहे हैं। आगे देखते हैं। देवसेन के अन्य ग्रंथ हैं नए चक्र, इम्पोर्टेंट ग्रंथ हैं इनके, दर्शन सार, भाव संग्रह, आधार, आराधना सार और तत्व सार। ये आपको याद रखने सभी इम्पोर्टेंट है। नए चक्र, दर्शन सार, भाव संग्रह, आराधना सार और तत्व सार। नए चक्र तो कई बार पूछा भी गया है और श्रावकाचार्य भी बहुत बार पूछा गया है। बाकी अदर रचनाएं भी इनकी आप याद रखना। दर्शन सार, भाव संग्रह, आराधना सार और तत्व सार। ज़्यादातर तो सार करके इनकी रचनाएं हैं जैसे इनकी, और बाकी एक भाव संग्रह आप याद रखना। आराधना सार, तत्व सार और दर्शन सार। इन ग्रंथों में इनका नए चक्र बहुत प्रसिद्ध है। तो कौन सी रचना इनकी प्रसिद्ध है? नए चक्र बहुत प्रसिद्ध रचना है। देवसेन ने नए चक्र को लघु नए चक्र के नाम से जाना, ये आप याद रखना। क्या नाम दिया इसको? लघु नए चक्र का नाम भी दिया गया है। देवसेन अपने ग्रंथ में जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति लिखी है, जिसे इन्होंने जैनाभास कहा है। क्या कहा है? जैनाभास कहा है। इसके बाद है बृहद नए चक्र की रचना किसने? देवसेन के शिष्य माइल धवल ने की थी। ये इंपॉर्टेंट है, एक बार इस नेट में पूछा भी गया है कि बृहद नए चक्र की रचना किसने की थी? तो वो देवसेन के शिष्य थे माइल धवल ने की थी, जो कि देवसेन के नाम से प्रसिद्ध है। बृहद नए चक्र, बृहद नए चक्र का वास्तविक नाम भी पूछ लिया जाता है, दब्ब साहब पयास, इसी नाम से पूछी गई थी कि दब्ब साहब पयास किसने लिखे था? ये माइल धवल के द्वारा लिखी गई है। और ये बृहद नए चक्र का दूसरा नाम है, वास्तविक नाम या दूसरा नाम आप बोल सकते हैं। द्रव्य स्वभाव प्रकाश इसका अर्थ है। आगे पहले यह ग्रंथ दोहा बंद में था, ठीक है। उसके बाद में शुरू करने के कारण कहने से प्राकृत में गाथा बंद कर दिया गया। तो पहले कौन से बंद में था? दोहा बंद में था। उसके बाद में शुभंकर के कहने से किस में कर दिया गया? प्राकृत भाषा में कर दिया गया, गाथा बंद कर दिया गया। द्रव्य स्वभाव प्रकाश, दब साहब पयास, पहले पुरानी हिंदी या अपभ्रंश भाषा में लिखा था। पहले कौन सी भाषा में लिखा था? पुरानी हिंदी, जिसे हम अपभ्रंश भाषा कहते हैं। अपभ्रंश का जो विकृत रूप है या उत्तरी रूप है लास्ट वाला, उसको अपभ्रंश भाषा में लिखा गया था। दब साहब पयास, जिसे हम पुरानी हिंदी कहते हैं। दब साहब पयास अब प्राकृत भाषा में मिलती है हमें। दब साहब पयास माइल धवल की रचना है, ये याद रखनी है आपको। शालिभद्र सूर्य के बुद्धि रास नामक ग्रंथ का संग्रह उनके शिष्य शिवी ने किया था। किसने किया था? बुद्धि रास का शालिभद्र सूर्य के जो शिष्य था, उसका बुद्धि रास नाम का जो ग्रंथ है, उसका शिष्य कौन था? शिवी ने किया था, शालिभद्र सूर्य के। आसपुर नामक कवि ने जालौर में लगभग 1200 ईस्वी के आसपास 35 छंदों का एक लघु खंड काव्य चंदन वाला रास लिखा। ये चंदन वाला रास में कितने छंद है? तो 35 छंद है। कब लिखा था? 1200 ईस्वी में। किसने लिखा था? आसबू कवि ने। और कैसा काव्य? ये खंड काव्य है, ठीक है, लघु खंड काव्य है, आपको याद रखना है। तो आसबू का वचन, और ये कहाँ के थे? जालौर में लिखा था इन्होंने। तो पूछ लिया था कि कौन से ग्रंथ की रचना सूफी काव्य, जैन रचना जो जालौर में जिसकी रचना हुई थी, तो कौन सा? चंदन वाला रास है। और 35 छंदों में लिखा गया है, 1200 ईस्वी में थी, और लघु खंड काव्य है चंदन वाला रास। इसके बाद है आसबू ने जीव दया रास नामक एक अन्य ग्रंथ भी लिखा। तो आसबू की एक रचना कौन सी है? जीव दया रास।
ऐसे अब ऐसे याद भी रख सकते हो, चंदन बाला जीव दयाकर। ठीक है, तो ये आंसू की रचनाएं हो जाएंगी, दोनों याद हो जाएंगे आपको। इसके बाद है जिन्न धर्मसूरी ने 1209 में स्थूलीभद्र रास की रचना की। इसकी की थी जिन्न धर्मसूरी। और एक जिन्न दत्तसूरी था जिसकी थी उपदेश रसायन रास। कौन सी थी? उपदेश रसायन रास। और इसके बाद है जो शालिभद्र सूरी हैं उनने की है जिन्न धर्म जो जिन धर्मसूरी ने की है इसकी रचना स्थूलीभद्र रास की। और वो की थी इसने अभी बताया मैंने आपको, जिन धर्म की इनने की है। और शालिभद्र सूरी की उपदेश रसायन रास की रचना की है जिन्न दत्त सूरी ने। इसमें उसमें जिन्न दत्त है और इसमें जिन्न धर्म है, ये याद रखना। इनमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, बार बार मैं भी कन्फ्यूज होने लग गई थी, मुझे अच्छे से पता है फिर भी। आगे बढ़ते हैं। विजय सेन सूरी ने रेवंत गिरी रास की रचना 1231 में की। किसने? विजय सेन सूरी ने रेवंत गिरी रास की रचना की। ये सभी रचनाएं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1231 में रेवंत गिरी रास में जैन तीर्थ रेवंत गिरी तथा तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा के महत्व का प्रतिपादन ऐतिहासिक एवं पौराणिक इतिवृत्त तथा प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर किया गया है। इसमें क्या मिलता है हमें? रेवंत गिरी तीर्थंकर थे, नेमिनाथ की प्रतिमा मिलती है। ठीक है, पौराणिक और ऐतिहासिक इतिवृत्त के आधार पर प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर किया गया है। रेवंत गिरी रास 4 कड़वकों में विभक्त है। कितने कड़वकों में? 4 कड़वकों में विभक्त है रेवंत गिरी रास। रेवंत गिरी रास की भांति कवि पलहण द्वारा आबू रास लिखा गया। तो किसकी भांति? पलहण का ग्रंथ कौन सा है? आबू रास। और ये किसकी तर्ज पर लिखा गया है? तो ये रेवंत गिरी रास की तर्ज पर लिखा गया है, पलहण द्वारा आबू रास 1232 ईस्वी में। इसके बाद है जैनियों के प्रसिद्ध स्थान आबू मंदिर का वर्णन किया गया है। तो आबू रास में किसका वर्णन किया गया है? आबू मंदिर का वर्णन किया है, जैनियों का प्रसिद्ध स्थान था। इसके बाद है मुनि सुमति गणी ने नेमिनाथ रास में जैन तीर्थंकर नेमिनाथ के चरित्र का वर्णन किया है, जो अत्यंत संक्षेप में है। इसके बाद है नेमिनाथ रास की रचना 1213 ईस्वी में। इसमें कितने छंद है? 58 छंद है। ठीक है, नेमिनाथ रास में कितने छंद है? 58 छंद है। इसके बाद चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन विजय चंद्र सूरी द्वारा नेमिनाथ चरित्र चौपाई में किया गया है। ठीक है, चौपाई छंद का 12 मासा वर्णन किसमें किया गया है? विजय सिंह सूरी द्वारा रचित नेमिनाथ चौपाई से माना जाता है। ठीक है, चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन याद रखना। चौपाई छंद में, वैसे दोहा छंद में मिलता है और भी मिलता है, लेकिन चौपाई छंद में जो 12 मासा का वर्णन किया गया है वो किया गया है विनय चंद सूरी द्वारा नेमिनाथ चौपाई से। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। विनय चंद सूरी की अन्य रचनाएं कौन कौन सी है ये हम देख लेते हैं। मल्लीनाथ महाकाव्य, पार्श्वनाथ चरित, कल्प निरुक्त, उवैस्माला और कहाणे छप्पय। ठीक है, तो ये रचनाएं आप याद रखना है तो रखो, नहीं तो ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। वो इम्पोर्टेंट रचना थी। और मल्लीनाथ याद रख सकते हैं, मल्लीनाथ और पार्श्वनाथ चरित, ये दोनों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी आप और भी याद रख सकते हो तो रख सकते हैं। आगे पढ़ लेते हैं हम। जैन रास परंपरा के अन्य कवि एवं काव्य जो हैं ये इम्पोर्टेंट है। कौन सा? कछली रास वेरी इम्पोर्टेंट है, प्रज्ञा तिलक का है जो। इसके बाद है देलहण का गया सुकुमार रास। इसके बाद है सारमूर्ति का जिन पदम सूरी पट्टाभिषेक रास। इसके बाद है अभयदेव सूरी का जयतिहु अणा, चंद्रमुनि का पुराण सार, कनकामर मुनि का करकंडा चरित्र होगा। ये इम्पोर्टेंट है, एक ये इम्पोर्टेंट है कछली रास। ठीक है, और देलहण का गया सुकुमार रास ये इम्पोर्टेंट है, ये 3 आपको देख लेना। आगे देखते हैं। कनकामर मुनि की ये करकंड राशि जो है ये इम्पोर्टेंट है एक। उसके बाद कवि नैचल की सदसण, जिन्न बल्लभ की संगपट्टक, योग चंद्र मुनि की योगसार ये इम्पोर्टेंट है। जिन्न दत्त की चचरी एवं रसायन, चचरी भी इम्पोर्टेंट है, कभी कभी पूछ ली जाती है जिन्न दत्त की। और वैसे उपदेश रसायन रास इनकी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट रचना है। चचरी को इसे क्या कहा जाता है? इसे ही उपदेश रसायन रास भी कहा जाता है और चाचरी भी कहा जाता है, याद रखना है।
हरिभद्र सूरी की रचना है ललित विस्तार, ये इम्पोर्टेंट है, ललित विस्तार याद रखना। दूरदख्यान, जस हर चरित या चर्यु बोला जाता है इसे। संबोधन प्रकरण, नेमी नह चर्यु, ठीक है, हरिभद्र की है। इसके बाद है सोमप्रभ सूरी की कुमार पार प्रतिबोध, इम्पोर्टेंट है। जिन पदम सूरी की स्थूलिबद्ध फागु है, इम्पोर्टेंट है। धर्म सूरी की जम्बू स्वामी रास है। अम्बदेव सूरी की संगपति समरा रास है। और राजशेखर सूरी की नेमिनाथ फाग है। आगे हम फागु काव्य देख लेते हैं कि फागु काव्य कौन कौन से हैं। तो आदिकाल की रास परंपरा की ही भांति फागु काव्य परंपरा भी जैन कवियों की महत्वपूर्ण उपलब्धि है, ठीक है। फागु शब्द की उत्पत्ति किससे हुई थी? संस्कृत के फाल्गु शब्द, वसंत का जो महीना होता है उसको क्या होता है? फागुन बोलते हैं ना, तो फागुन से ही फाग शब्द की उत्पत्ति हुई, जिसे फागु शब्द बोला जाता है। प्राकृत के फागु और हिंदी के फाग से मानी गई है। आगे फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक प्राचीन जो ग्रंथ है वो जिन्न चंद सूरी द्वारा रचित जिन्न चंद सूरी फागु है। कौन सा है? फागु रास परंपरा का जिन्न चंद सूरी फागु 1284 ईस्वी में। फागु काव्य का अर्थ क्या है? वसंत ऋतु का काव्य है। फागु रास का अर्थ है वसंत ऋतु का काव्य है। इसकी रचना कितने छंदों में हुई है? 25 छंदों में हुई है जिन्न चंद सूरी के द्वारा फागु काव्य की। आगे स्थूलिबद्ध फागु, स्थूलिबद्ध फागु परंपरा का सर्वाधिक सुंदर काव्य है। कौन सा है सर्वाधिक सुंदर? तो स्थूलिबद्ध फागु जो है जैन परंपरा का जो है फागु परंपरा का से सुंदर काव्य है। उसके बाद है श्री नेमिनाथ फागु की रचना राजशेखर ने की। किसकी की थी? राजशेखर ने नेमिनाथ फागु की रचना राजशेखर सूरी ने की थी। नेमिनाथ फागु की रचना, ये इम्पोर्टेंट है। नेमिनाथ फागु की रचना राजशेखर सूरी ने की। इसके बाद नेमिनाथ फागु की रचना 1350 में हुई। नेमिनाथ एवं राजुल के विवाह की घटना का वर्णन है। इसमें किसकी विवाह का वर्णन है? नेमिनाथ और राजुल के विवाह का वर्णन है, इम्पोर्टेंट। ऐसे तथ्य पूछ भी लिए जाते हैं कि किसमें किसका वर्णन है, विवाह का वर्णन है, किसके किसके विवाह का वर्णन है, इस तरीके से। आगे है पूरा काव्य सिर्फ 27 छंदों में लिखा गया है। 27 छंदों में क्या है? निबद्ध है। वसंत विलास फागु संज्ञान अनेक रचना मिलती है। इसमें 14वीं सदी में दूसरी 16वीं सदी की है, ठीक है। वसंत विलास फागु और संज्ञान। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने परिश्रम पूर्वक वसंत विलास फागु का संपादन किया। तो वसंत विलास फागु का संपादन किसने किया था? याद रखना है, माता प्रसाद गुप्त ने किया था। संपादन किया 13वीं शताब्दी में। वसंत विलास फागु 84 छंद में एक श्रृंगारिक काव्य है। कितने छंदों में? 84 छंदों में कैसा काव्य है? तो एक श्रृंगारिक काव्य है। और वसंत के ऋतु में गाएंगे तो कैसा होगा? श्रृंगारिक होगा, जिसमें वसंत और स्त्रियों पर विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण किया गया है, ठीक है, पूछ लिया जाता है। आगे देखते हैं हम, ये फिर नाथ साहित्य आएगा। नाथ साहित्य हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको मिल सके और चैनल को प्रमोट करें। धन्यवाद।